हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे स्टूडेंट प्रैक्टिस पेपर 2 को। लास्टली हमने प्रैक्टिस पेपर 1 को डिस्कस किया था। 4 तारीख को HBSC का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो स्टूडेंट हम 4 प्रैक्टिस पेपर तब तक करेंगे एंड दीज 4 प्रैक्टिस पेपर आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे, तो बहुत ध्यान से आप इन प्रैक्टिस पेपर्स को करेंगे। नाउ स्टूडेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एयर। अब स्टूडेंट इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है या मेजरमेंट है वो क्या होगा, माइक्रोग्राम पर ml। बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं, माइक्रोग्राम पर ml को। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड ह्यूमन ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ। अब स्टूडेंट आपको जब मैंने सॉल्यूशन वाला चैप्टर करवाया तो उसमें आपको बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अब जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो इंजेक्शंस वेन्स के अंदर लगते हैं, तो उन इंजेक्शंस को आइसोटोनिक बनाया जाता है। मींस उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम किया जाता है किसके साथ, हमारे ब्लड के साथ। तो वो जनरली हमारे पास कितना होता है, 0.9% NaCl। मींस जो हमारी RBCs होती हैं उसके अंदर भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9%। तो NaCl सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद RBCs। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी स्टूडेंट बी। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एनोड। क्योंकि स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ध्यान करें स्टूडेंट जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो उसमें क्या था, एक तरफ इस तरह से कंटेनर था जिसके अंदर हमारे पास जिंक रोड थी, और जिंक रोड को हमने डिप किया हुआ था किसके अंदर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या था, कॉपर रोड और कॉपर सल्फेट के अंदर हमने इसको डिप किया हुआ था। एक्सटर्नली इसको कनेक्ट किया हुआ था कनेक्टिंग वायर से, गैल्वेनोमीटर और की को हमने यहाँ लगाया हुआ था। इंटरनली कनेक्ट किया हुआ था विद द इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जिसको हम नाम क्या देते हैं, सॉल्ट ब्रेस। तो अब आपको ध्यान होगा स्टूडेंट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उससे क्या होगा, अब हमारे पास जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ एनोड, और कॉपर रिड्यूस्ड करेगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ कैथोड। इसीलिए जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट सी। अब वो कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ओवर टाइम के। अब स्टूडेंट कंसंट्रेशन को किस में मेजर करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में, मींस मोल पर लीटर। टाइम को मेजर किस में करते हैं, सेकंड में। तो हमारे पास यहां से यूनिट क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड रहेगा स्टूडेंट हमारे पास। फिफ्थ ऑप्शन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट ये पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल से हमारा मतलब क्या है स्टूडेंट, जिनके पास क्या होगा, n-1d 1 to 9 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसमें पूरा 10 नहीं होना चाहिए इन द एलिमेंट्री स्टेट और कॉमन अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। अब स्टूडेंट इसमें गोल्ड की ऑप्शन नहीं होगी, सिल्वर की ऑप्शन भी नहीं होगी हमारे पास, जिंक की ऑप्शन भी नहीं होगी, और कॉपर, इसमें जिंक की ऑप्शन होगी, कॉपर की ऑप्शन नहीं होगी। क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 3d10, 4s2।
अगर हम इसको लेकर चलें जिंक 2 पॉजिटिव में तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 3d10 4s0। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनके अंदर d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ना हो, आइदर इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और इन कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिंक की एलिमेंट्री में भी 3d10 है, जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, उसमें भी क्या है 3d10। तो जिंक इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी आएगी स्टूडेंट? सी। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट विच व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। अब पायरोलुसाइट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? MnO2। MnO2 को हम किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। लास्ट जो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो डाली है स्टूडेंट, उसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस किए हैं दोनों के ही, पोटाशियम परमैग्नेट के भी और पोटाशियम डाइक्रोमेट, दोनों को हम कैसे यूज करते हैं? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COCl3.4NH3 इफ its 1 mole react with excess of AgNO3 to give the 1 mole of AgCl। अब स्टूडेंट हमें पता है कि AgCl किससे बनेगा? क्लोराइड आयन से। मीन्स हमारे पास जो एक क्लोरीन है वो कहाँ होना चाहिए? काउंटर आयन की फॉर्म में, ताकि वो आयनाइज्ड हो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा? COCl2 और NH3 4 टाइम्स। यहाँ 3 क्लोरीन थे स्टूडेंट, एक क्लोरीन कहाँ पर आ गया? इधर आउटसाइड, और 2 कहाँ रहेंगे? विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर अब मैं इसको आयनाइज करूंगी तो यहां से कंपाउंड बनेगा ये Cl नेगेटिव काउंटर आयन, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर अब AgNO3 को मैं मिक्स करूंगी स्टूडेंट तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस क्लोराइड आयन के साथ, जिससे यहां पर क्या बनेगा? AgCl के प्रेसिपिटेट और नाइट्रेट आयन बाहर। अब स्टूडेंट एक क्लोरीन बाहर है तो कितने मोल्स मिलेंगे हमें? 1 मोल ऑफ AgCl। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास लिगेंड्स होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करेंगे। तो 4 तो अमाइन के लिगेंड्स हो गए और 2 आपके पास क्लोरीन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। टोटल जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैसी रहेगी? 6। 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग का मतलब रोकता है ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर इज द टाइप ऑफ कैंसर, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं स्टूडेंट? सिस्प्लैटिन को। सिस्प्लैटिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्लेटेनियम, 2 अमाइन ग्रुप लगे होते हैं इस पर और 2 कैसे होते हैं? क्लोरीन। तो आपके पास सिस्प्लैटिन को हम प्रेफर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर या फिर कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। अब स्टूडेंट एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी। अब हैलाइड होगा तो यहां पर क्या लग जाएगा? हेलोजन, मीन्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एनीवन। अब इसमें से अगर हम ऑप्शन को चूज करें तो ब्रोमोमिथेन नहीं होगा, ब्रोमोइथीन भी नहीं होगा, 3 क्लोरोप्रोपीन इज एन ऑप्शन, क्योंकि प्रोपीन को अगर मैं लिखूंगी तो स्टूडेंट ऐसे ही लिखा जाएगा। यहां पर क्या लग जाएगा? Cl। नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 पर कौन सा ग्रुप लगा? क्लोरीन, तो 3 क्लोरोप्रोपीन इज एन एलाइलिक हैलाइड। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इज फिनोल, मीन्स कार्बन पर आपके पास कौन सा ग्रुप होगा? OH। तो ये आपके पास फिनोल है जिसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट फॉर नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। अब स्टूडेंट एनिसोल का फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन, बेंजीन पर क्या लगा होगा? OCH3, मीन्स मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम आपके पास क्या होता है? एनिसोल। अब आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है नाइट्रेशन का, तो नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 और H2SO4 कंसंट्रेटेड लेंगे, दोनों उनकी प्रेजेंस में होगा। अब स्टूडेंट जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर।
जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन एक्टिवेटर। और जितने भी एक्टिवेटर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मीन्स आने वाले ग्रुप को कहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इट मीन स्टूडेंट आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप आएगा वो कहाँ पर आएगा, पैरा पोजीशन पर, और साथ में कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। अब स्टूडेंट अगर वो ऑर्थो पर लगता है तो दोनों ग्रुप OCH3 और NO2 दोनों बल्कि होंगे, स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी, तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर। और जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, मेजर। अब पैरा नाइट्रो एनिसोल बोलो इसको, या फिर 1 2 3 4 नाइट्रो एनिसोल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अगर हम चूज करेंगे तो स्टूडेंट क्या रहेगा, 4 नाइट्रो एनिसोल। What is the monomer of cellulose? बीटा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। आपको ध्यान होगा स्टूडेंट, आपके पास ग्लूकोज के दो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, जो फर्स्ट कार्बन में OH है वो अबव द प्लेन होगा तो बीटा है, और अगर बिलो द प्लेन होता है तो वो अल्फा है। सेकेंड कार्बन पर OH, थर्ड पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है स्टूडेंट, ये फोर्थ पर, फिफ्थ पर आपके पास CH2OH और H। ऐसे ही मैं सेकेंड यूनिट और बना लेती हूँ स्टूडेंट बीटा डी ग्लूकोज की। सेम आपके पास ये रहेगी कॉन्फ़िगरेशंस, थर्ड पर अगेन चेंज दिस फोर्थ कार्बन, फिफ्थ पर CH2OH, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, और एक H। अब स्टूडेंट यहां से क्या होगा, H, और यहां से क्या माइनस हो जाएगा, OH। तो आपके पास यहां पर बीच में इस तरह से लिंकेज बनेगी। मीन्स यहां बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन होगा और ये बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन होगा, फोर्थ। दोनों के बीच में लिंकेज हुई, मीन्स यहां पर फर्स्ट कार्बन और यहां पर फोर्थ कार्बन। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन किसके थ्रू जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन के। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और स्टूडेंट इसमें आपके पास जो मोनोमर, आंसर पूछा हुआ था कि मोनोमर यूनिट कौन सी होगी, तो वो होगी बीटा डी ग्लूकोज। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट के जब आपके पास सेलुलोज बनता है तो बीटा डी जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं वो किस लिंकेज से जुड़ी होती हैं, तो आंसर आएगा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपसे पूछ सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज को हम नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा स्टूडेंट 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं स्टूडेंट A, D, E और K। अब स्टूडेंट जो वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन वो हमारे पास होते हैं विटामिन B और C। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये विटामिन C। एक और चीज स्टूडेंट, जो विटामिन H होता है इट इज नाइदर सोल्यूबल इन वाटर नोर इन फैट। मीन्स फैट और वाटर किसी में सोल्यूबल नहीं होता, और इसका साइंटिफिक नेम होता है स्टूडेंट बायोटिन। नाउ स्टूडेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहां से। तो फर्स्ट 15th है आपका असर्शन रीजन में, मरकरी सेल इज अ प्राइमरी सेल, बिल्कुल सही है। इन प्राइमरी बैटरीज रिएक्शंस अक्कर ओनली वंस, ये भी ठीक है, एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। मरकरी सेल प्राइमरी सेल है और जितनी प्राइमरी सेल होती हैं उनको एक बार आप यूज कर सकते हो, बार बार यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास इसकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी स्टूडेंट A। दोनों ही करेक्ट हैं और R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट असर्शन रीजन है स्टूडेंट, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। नहीं, आपको पता है स्टूडेंट हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K।
तो ये वेरिएबल नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला आपका कैसा रहेगा, फिक्स्ड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। आपके पास फॉर्मूले में कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं आया, तो स्टूडेंट ए आपके पास इसमें गलत है, लेकिन आर यहाँ पर कैसा है, सही। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें ये फॉर्मूला होगा आपके पास, एक तरफ आर ग्रुप होगा कार्बोनाइल पर और एक तरफ एच। लेकिन जब आप कीटोन को लेकर चलते हो तो कीटोन में दोनों ही क्या होंगे, बल्कि एल्काइल ग्रुप्स, तो वो स्टीयरिक हिंड्रेंस देंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को, जिसकी वजह से कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ए और आर दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप इसकी ऑप्शन रखोगे स्टूडेंट बी। 18th में है स्टूडेंट, कार्बामाइल रिएक्शन इज शोन बाय सेकेंडरी अमीन नॉट। सेकेंडरी अमीन शो नहीं करते, इसको कौन से अमीन शो करते हैं, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अमीन्स। और कार्बामाइल टेस्ट, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको यूज ही किया जाता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, प्राइमरी अमीन्स को अगर आपको सेकेंडरी टर्शरी से डिफ्रेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है तो आप कार्बामाइल टेस्ट, या फिर इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। रीजन दिया, कार्बामाइल्स आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन गलत है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट इसका डी। नाउ स्टूडेंट यहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिव 2 एग्जाम्पल। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर, या फिर किस पर डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। 2 एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, आपसे पूछे गए हैं, आप यहाँ 4 एग्जाम्पल्स को याद रखोगे। फर्स्ट आपके पास है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड आपके पास इसमें प्रॉपर्टी आ जाएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई भी 2 आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस वन, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। अब स्टूडेंट मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन C। यहाँ पर जो C है स्टूडेंट वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है। कापा की आपको वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पर, दिस वन। कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से, तो वैल्यू को पोस्ट करेंगे 0.024 और आपके पास कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.20 और 1000 एज इट इज रहेगा आपके पास। अब स्टूडेंट पॉइंट से अगर यहाँ आप पॉइंट को हटाते हो तो नीचे आ जाएंगे आपके पास 4 zeros। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ ऊपर 2 zeros, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पर आपके पास कैंसिल हो जाएगी, 2 से इसको कट ऑफ करोगे तो 124। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी आपके पास ये वाली। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in term of Faraday is required to produce 40 gram of aluminium from molten Al2O3। एल्यूमिना का फॉर्मूला है स्टूडेंट ये। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएं तो आपके पास एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या है 3 पॉजिटिव में। अब इसको चेंज होना है किसमें, एल्यूमिनियम सॉलिड की फॉर्म में, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड।
क्या डिपॉजिट करने के लिए? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब स्टूडेंट 1 मोल एल्यूमिनियम कितने के इक्वल होगा? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो 27 है वो इसका क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट अब यहां से स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम deposited equal to 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स उसको कितना अमाउंट चाहिए? 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको डिपॉजिट होने में? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को। तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अगर आप डिपॉजिट करोगे तो 3/27। और अगर आपको 40 ग्राम के लिए निकालना है, क्योंकि इसने पूछा हुआ है 40 ग्राम एल्यूमिनियम, तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इक्वल टू 3/27 इंटू 40, 1/9, 4.4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू डिपॉजिटेड 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 4.44 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर इंपैक्ट करता है, प्रेशर इंपैक्ट करता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट 2 मार्क्स में है तो सिर्फ आप फैक्टर्स के नेम यहां लिखोगे, दैट मस्ट बी सफिशियंट। विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल exhibits +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड वाई। अब स्टूडेंट फर्स्ट जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास आती है उसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, 21 से लेकर 30 तक। अब स्टूडेंट इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा कॉपर, क्योंकि कॉपर के एटॉमिक नंबर है 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18, 3d10 4s1। अगर मैं कॉपर पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट के विद रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं तो आर्गन 18, 3d10 4s0। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो किसको एक्वायर कर लेगा? 3d10। 3d10 मीन्स आपके पास ये कैसा है? फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास 22 का आंसर आएगा स्टूडेंट कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, आना चाहिए यहाँ, 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन फॉर SN2 रिएक्शन। अब स्टूडेंट SN2 रिएक्शन के लिए हमारे पास जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड, उससे कम रिएक्टिविटी होती है किसकी? प्राइमरी की, उससे कम रिएक्टिविटी सेकेंडरी, और सबसे कम रिएक्टिविटी होती है टर्शरी एल्काइल हैलाइड की। क्योंकि आपके पास जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें साइमल्टेनियसली अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और रिलीज होता है किसका? लिविंग ग्रुप का। तो स्टूडेंट जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे जैसे टर्शरी में, उतनी ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतना ही डिफिकल्ट होगा। दैट मेक्स टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स लिस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अब इसने क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। अब स्टूडेंट फर्स्ट आइसोमर अगर मैं लिखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? N ब्यूटेन, CH3 CH2 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 Br। एक आपके पास होता है स्टूडेंट आइसोब्यूटेन, एक आपके पास होता है स्टूडेंट सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एंड लास्ट वन इज थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये स्टूडेंट थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब स्टूडेंट N ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपके पास है प्राइमरी, जिसमें सीधी स्ट्रेट चेन है।
आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड भी आपके पास प्राइमरी है, लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, ये बल्कि ग्रुप की चेन हो जाएगी आपके पास। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस वन इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी ब्यूटाइल आ जाएगा। एंड दिस इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसमें ये आपके पास टर्चरी होगा। तो अभी मैंने आपको स्टूडेंट जो ऑर्डर बताया, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा ये, फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी इसकी, उससे ज़्यादा होगी इसकी, और सबसे ज़्यादा होगी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। तो स्टूडेंट करेक्ट आपके पास जो ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग में, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव, उससे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उससे ज़्यादा रिएक्टिव आइसोब्यूटाइल, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब किस चीज का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब स्टूडेंट व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन आपसे पूछा है, तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, NaOH से, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिक्सचर को नाम क्या दिया जाता है स्टूडेंट, डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। तो आपके पास यहां से क्या बनेगा, CH4 मीन्स मीथेन बनेगा, और साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, Na2CO3। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहां से क्या चीज माइनस होगी, इतना पार्ट, मीन्स मैं इसको यहां पर मैंने बॉक्स में रखा, 2 सोडियम, यहां से एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन ये और एक ये। तो मीन्स जो आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से हमने किसको माइनस किया, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन को डिफाइन करो, तो दोज रिएक्शन इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द sodium salt of carboxylic acid and that result into the formation of alkane like methane, जैसे हमने इस रिएक्शन में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन वो कंपाउंड होता है स्टूडेंट जिसमें सिंगल कार्बन पर साइनाइड ग्रुप भी लगा हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो। इफ cyanide and hydroxyl group present on the same carbon, then the compound formed is known as the cyanohydrin। अब स्टूडेंट ये रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है, तो जनरली मान लिया आपके पास एल्डिहाइड लिया हमने, एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, मीन्स मैंने यहाँ पर लिया OH नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, HCH एज इट इज, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, HCN से H ऑक्सीजन पर जुड़ेगा तो OH, और एक वैलेंसी पर आकर कौन जुड़ जाएगा, CN नेगेटिव। तो आपने यहां पर स्टूडेंट लिया मीथेनल, और यहां पर क्या बन जाएगा, मीथेनल साइनोहाइड्रिन। अब हमने इसको नाम साइनोहाइड्रिन क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई स्टूडेंट कि जब सिंगल कार्बन पर क्या हो, साइनाइड ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट है स्टूडेंट एनालिन, देन पैरा नाइट्रोएनालिन और पैरा टोल्यूडीन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें फर्स्टली पता होना चाहिए कि जो आपके पास एनालिन है, एनालिन में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, बेंजीन, और बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप। नाइट्रोजन पर क्या होते हैं स्टूडेंट, लोन पेयर। लोन पेयर को डोनेट करके ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह। अब स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है, पैरा नाइट्रोएनालिन, और एक आपको क्या दिया हुआ है, पैरा टोल्यूडीन। मीन्स पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3।
अगर स्टूडेंट यहाँ से मैं NH2 ग्रुप को रिप्लेस करूं तो ये क्या है, टोल्यूइन। अगर आपके पास NH2 ग्रुप टोल्यूइन पर है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, पैराटोलिडीन। अब स्टूडेंट नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, जो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, कम। CS3 जो ग्रुप है स्टूडेंट वो आपके पास कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या कर देगा, इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज, एंड दैट इंक्रीजेस द लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम होगा पैरा नाइट्रो, उससे ज्यादा होगा एनालिन, और सबसे ज्यादा होगा ये। तो आपके पास फर्स्ट ये ऑप्शन आएगी, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड ऑप्शन ये होगी, और फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास पैराटोलिडीन। तो आपके पास ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। अब स्टूडेंट इसमें आपको इथाइलमीन दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और साथ में दिया हुआ है NH3। इनको भी आपको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में। अब स्टूडेंट इसमें भी सेम वही है कि जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो बेसिक ऑर्डर को आपको एक्सप्लेन करना है वो किस में करना है, गैसियस फेज में। तो अब स्टूडेंट गैसियस फेज में आपके पास जो ऑर्डर रहेगा वो किस तरह से एक्सप्लेन होगा, एक आपको इस तरह से टर्शरी अमीन दिया हुआ है, एक आपको इस तरह से सेकेंडरी दिया है, एक इस तरह से प्राइमरी दिया हुआ है, और एक आपको NH3 यानी कि अमोनिया दिया हुआ है। अब स्टूडेंट जो टर्शरी अमीन है उसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं, इथाइल ग्रुप हैं 3। ये अब तीनों के तीनों कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे स्टूडेंट, +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर कितने अल्काइल ग्रुप हैं स्टूडेंट, ओनली 2 अल्काइल ग्रुप्स। इसके केस में कितने अल्काइल ग्रुप हैं स्टूडेंट, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, और यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, मोर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मोर इज द +I इफेक्ट, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, एंड मोर इज द लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब सबसे ज्यादा तो इसकी स्टूडेंट, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी। तो ये आपके पास हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन आपसे क्या पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो आप सबसे पहले किसको लिखोगे, अमोनिया को, NH3, उससे ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, और उससे ज्यादा किसकी होगी, टर्शरी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये करेक्ट माना जाएगा स्टूडेंट, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट माना जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 3 और 5 मार्क्स।